गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मिनरल्स के चैप्टर में 3 इम्पॉर्टेंट मिनरल्स के बारे में बात करेंगे। फास्फोरस, सोडियम एंड पोटेशियम। फास्फोरस एक मैक्रो मिनरल है जो हमारे कुल शरीर भार का तकरीबन 1% तक हमारे बॉडी में पाया जाता है और ये कैल्शियम के साथ मिलकर ज़्यादा इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और शरीर में पाए जाने वाला ज़्यादातर फास्फोरस जो है वो फॉस्फेट या PO4 के रूप में अवेलेबल रहता है बॉडी के अंदर। 90%, इस 1% का जो 90% है वो जो दांत और हड्डियों में पाया जाता है। कैल्शियम के साथ मिलकर के इसका काम होता है हाइड्रोक्सी पेटाइट के क्रिस्टल्स बनाना, जिससे कि बोन्स में हार्डनेस रहे। और कैल्शियम और फास्फोरस का आहार में जो रेशियो है वो 1:2 रहना चाहिए सामान्य व्यक्ति में कम से कम, इस जिसके वजह से कैल्शियम भी बोन्स में अच्छे तरह से जमा हो सकता है। अगर ये संतुलन बिगड़ जाता है, अगर फास्फोरस बहुत ज़्यादा हो जाएगा आहार में, तो भी कैल्शियम के डिपोजिशन पे फ़र्क आएगा, और अगर कम हो जाएगा डाइट में तो भी कैल्शियम के डिपोजिशन पे फ़र्क आता है। जो इसके सोर्स हैं अच्छे, वो ज़्यादातर प्रोटीन उनमें अधिक होता है, और इसमें नॉनवेज या मांसाहारी भोजन सारा, जिसमें मीट है, मछली है, अंडा है, और जो वाइट मीट वाली चीज़ें होती हैं, मुर्गी है, वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध से बनने वाले सारे पदार्थ, और अनाज में खास तौर पे चावल में फास्फोरस ज़्यादा मात्रा में होता है। फास्फोरस के जो फंक्शंस हैं वो काफ़ी कुछ कैल्शियम से मिलते जुलते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हड्डियों और दांतों में का मिनरलाइजेशन करना, उनमें खनिज लवणों का जमा करना, जिससे कि बोन की हार्डनेस बनी रहे। उसके अलावा फास्फोरस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है ऊर्जा का स्थानांतरण, एनर्जी के ट्रांजेक्शन्स। तो जो ATP वर्ड हम सुनते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसका काम है जब भी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत हो तो वो अपने फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ करके ऊर्जा प्रदान करती है। और जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, डाइट लेते हैं, तो वो उस एनर्जी को, फूड से मिलने वाली एनर्जी को वापस फास्फोरस के साथ बॉन्ड बना करके स्टोर कर लेता है। तो ये जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है उसके लिए फास्फोरस बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको अवशोषित करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए, और आंतों की जो कैविटी है, जहाँ पे पचा हुआ भोजन जहाँ से एब्जॉर्ब किया जाता है, वहाँ से लेकर के और आंतों की दीवार को क्रॉस करते हुए रक्त संचरण में या ब्लड सर्कुलेशन में न्यूट्रिएंट्स को लाने का काम करने के लिए फास्फोरस भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ प्रोटीन्स, जैसे कुछ खास एंजाइम्स और हार्मोन्स, फास्फोरस पे डिपेंड करते हैं अपने काम को पूरा करने के लिए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखना। ब्लड का pH जो है वो सामान्यतः 7.3 से 7.4 के बीच में रहता है, और नॉर्मल कंडीशंस में इसमें कोई खास बदलाव आता भी नहीं है। लेकिन जब भी आहार के कारण या किसी भी वजह से इसमें कोई हल्का परिवर्तन भी आता है, तो फास्फोरस इस बैलेंस को बनाए रखने में मदद करता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बैलेंस है, क्योंकि इसके कारण ही कोशिकाओं के अंदर या सेल्स के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स है वो इफ़ेक्ट होता है। अगर एसिड बेस बैलेंस बिगड़ेगा तो न्यूट्रिएंट्स का जो एक्सचेंज है सेल के अंदर, जैसे ऑक्सीजन को सेल के अंदर जाना है और कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से बाहर आना है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं फास्फोरस के। फास्फोरस की कमी सामान्यतः देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि भोजन में इसकी उपलब्धता बहुत ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी बहुत है। तो फास्फोरस से रिलेटेड केसेस, डेफिशिएंसी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। लेकिन फिर भी उन लोगों में जो बहुत ज़्यादा एंटासिड इस्तेमाल करते हैं, जिनको बहुत एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है और उसको दबाने के लिए वो दवाई काम में लेते हैं, जो डायलिसिस पे रहे हों लंबे समय तक, और जो समय से पूर्व जन्मे हुए बच्चे हैं, उन सब में फास्फोरस की कमी देखने को मिल सकती है। और अगर फास्फोरस की कमी होती है तो उनमें जो सिम्टम्स आएंगे वो ऑस्टियोमलेशिया, बोन्स की वीकनेस, मायोपैथी, मांसपेशियों में कमजोरी,
ग्रोथ फेलियर, बच्चों में अगर फास्फोरस की कमी हो रही है तो उनका वृद्धि और विकास की दर पे दुष्प्रभाव पड़ेगा। और ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स क्या है? एक तरह की वाइट ब्लड सेल्स हैं जो शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। वो ल्यूकोसाइट्स अपना काम ठीक से नहीं कर पाती हैं। इसके बाद है सोडियम और पोटेशियम। सोडियम एक मेजर कैटायन है। कैटायन मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। आप कभी भी अगर सोडियम और पोटेशियम को देखेंगे तो इनके जो सिंबल्स हैं Na और K, उनके ऊपर एक प्लस का साइन दिखाई देता है जो ये बताता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है कहीं से या उसको एक्सेप्ट कर सकता है। जो सोडियम है वो कोशिकाओं के बाहर वाले तरल पदार्थ में पाया जाता है। जो कोशिकाओं के बीच बीच में तरल पदार्थ भरा हुआ है जिसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड या अंतः कोशिकीय द्रव्य कहा जाता है, उसके अंदर सोडियम पाया जाता है। और ये जल के संतुलन को बनाए रखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही एसिड बेस बैलेंस को भी बनाए रखने के लिए ये काफ़ी लाभदायक है। सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी, जो कोशिका की चयनित पारगम्यता है, उसको भी सोडियम प्रभावित करता है। और ग्लूकोज के अवशोषण के लिए सोडियम की आवश्यकता होती है बॉडी के अंदर। ये हमने कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर में भी देखा था कि ग्लूकोज को जब सेल में अंदर लेना होता है, ब्लड सर्कुलेशन में लेना होता है, तो आंतों की दीवार को पार कराने के लिए उसको सोडियम की मदद लेनी पड़ती है। सोडियम के जो सोर्सेज हैं खाने के, वो हैं सबसे पहले तो जो सादा नमक हम काम में लेते हैं, हर चीज़ में उसका इस्तेमाल करते हैं, वहाँ वो हमारा प्राइम सोर्स है सोडियम का। उसके अलावा बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा वगैरह है, उसमें चीज़ में, मीट में, अंडे में, गाजर में, चुकंदर में और पालक में सोडियम की मात्रा अच्छी पाई जाती है। पोटेशियम सोडियम के ठीक विपरीत कोशिका के अंदर वाले तरल पदार्थ में पाया जाता है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में पाया जाता है। और ये दोनों एक दूसरे का बैलेंस बना के रखने का काम करते हैं और उसी वजह से जल का संतुलन भी बना रहता है। सो वाटर बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस, सोडियम के भी फंक्शंस हैं और पोटेशियम के भी फंक्शंस हैं। पोटेशियम में के केसेस में डेफिशिएंसी होने पे मांसपेशियों में तनाव या इरिटेबिलिटी, मतलब वो आसानी से कोई भी चीज़ करते हैं तो जल्दी थकान होती है, जल्दी दर्द होता है, इरिटेबिलिटी ज़्यादा दिखाई देती है। ग्लाइकोजन का निर्माण में सहायक है और प्रोटीन के निर्माण में सहायक है, इसलिए इसको लिवर के साथ मिलके काम करने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये ग्लाइकोजन के निर्माण के लिए इम्पॉर्टेंट है और प्रोटीन के निर्माण के लिए हर कोशिका को पोटेशियम की ज़रूरत है। एवरी सेल नीड्स पोटेशियम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। और इसके जो अच्छे सोर्सेज हैं वो हैं फल, सब्जियां, दालें, सूखे मेवे, पूरा अनाज और मीट। ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है कि सोडियम और पोटेशियम कैसे सेल का बैलेंस बनाए रखते हैं। तो यहाँ जो हम ये देख रहे हैं मरून से कलर में गोले और नीचे ये येलो कलर के स्ट्रैंड्स हैं, ये बेसिकली लाइपोप्रोटीन की परतें हैं जिनके एंड में फैट और प्रोटीन की चेन्स जुड़ी हुई होती हैं। इनके बीच में वो सेल्स होती हैं या वो यूनिट्स होते हैं जो किसी भी तरीके का हेल्प कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म में। तो ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम ज़्यादा था, इंट्रा सेलुलर में पोटेशियम ज़्यादा रहता है। पर अगर किसी कारण से इसको एक्सचेंज करना हो कि अंदर सोडियम ज़्यादा हो गया, उसको बाहर भेजना है, या बाहर पोटेशियम कम हो गया, ऑक्सीजन मंगाना है, तो उस कंडीशन में ये सोडियम पोटेशियम पंप एक्सचेंज होता है सेल के अंदर बाहर। इनके साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स सेल के अंदर बाहर ट्रांसफ़र होते हैं, प्लस सेल का एक पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है, उसको मेंटेन रखने का काम करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हर सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर को
और उनके अंदर और बाहर होने वाले एक्सचेंजेस को, पानी अंदर जाएगा अगर ज़्यादा तो सूजन में बदल सकता है, पानी अगर शरीर से बहुत कम हो जाएगा तो डिहाइड्रेट हो सकती है बॉडी। तो ऐसी सारी सिचुएशंस में सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो हेल्प करता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाए रखने में, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड को मेंटेन करने में, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड को मेंटेन करने में, और सेल की हेल्थ को ओवरऑल मेंटेन करने में। तो आज हम बेसिकली इन 3 विटामिन मिनरल्स के बारे में डिस्कस हमने किया कि सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस के बारे में। और इनके लिए बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन के को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स नहीं होते हैं। जो मोटी बात है किसी भी मिनरल के लिए, एक तो वो आंतों से एब्जॉर्ब होगा, दूसरा उसकी उपलब्धता पे डिपेंड करेगा आप डाइट में कितना ले रहे हैं और इंटेस्टाइन में कितना मौजूद है। ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन उस एब्जॉर्प्शन की एक अपर लिमिट होती है, उसके ऊपर जा कर के एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता। तो जो मिनरल्स हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने का काम करते हैं, और सेल्स जिस भी काम के लिए हैं, वो जो भी उनका फंक्शन है उसमें उनको चेक करने का काम करते हैं कि उन्होंने अपना काम उस तरह ठीक से किया है या नहीं। तो जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो सेल की पूरी फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है। बाकी के मिनरल्स के बारे में हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे।